जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बिकॉज कहा यह जाता है कि टेंसेज इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब टेंसेज एक ऐसे चैप्टर हैं, टेंस एक ऐसे चैप्टर होता है कि जो भाषा का एक बेस होता है, इज द फाउंडेशन। अगर उसको नहीं समझे आप तो यकीन मानिए इंग्लिश फिर आपको समझ में आ जाएगी, ये तो कल्पना भी करना मुश्किल है। लेकिन आपने एक बात देखी होगी कि जो बच्चा है वो क्लास 6 से, इफ यू बिलोंग टू स्टेट बोर्ड, तो आप देखेंगे कि क्लास 6 से क्लास 12 तक 6 साल बच्चा टेंस पढ़ता है। मैं करेक्ट हूं? अगर गलत हूं तो बताइएगा। 6 साल बच्चा टेंस पढ़ता है, क्लास 6 टू क्लास 8। अब जरा सोचो, अगर 6 से 12 बच्चा टेंस चैप्टर पढ़ रहा है, बिल्कुल हम लोग आज टेंस पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में 2 मिनट जरा मैं आपको डिफाइन कर दूं कि अगर 6 से 12 हमने 6 साल कोई चीज पढ़ी, 6 इयर्स, तो मुझे लगता है या आपको भी लगता होगा कि बच्चे को नॉलेज तो हो जानी चाहिए। एटलीस्ट टेंस की बेसिक जो पॉइंट्स हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तो क्लियर होना ही चाहिए। अब जरा सच से बताओ, दिल पे हाथ रख के, क्या वास्तव में टेंसेस का एक भी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कॉन्सेप्ट, जिसको आप किसी को समझा पाए, सिखा पाए, ऐसा हो सकता है आपके लिए? ऐसा पॉसिबल है आपके लिए? आप बोलेंगे नहीं सर, खुद तो कर लूंगा, समझा सिखा नहीं पाऊंगा। समझा सिखा इंसान उसी चीज को सकता है जिस चीज को पहले वो खुद समझता हो। एम आई राइट? अगर आप किसी चीज को खुद नहीं समझते तो भाई मेरे, आप दूसरों को कहां से समझा देंगे? असंभव, इम्पॉसिबल। जब जब 6 साल पढ़ के नहीं आया तो कभी आपने सोचा कि एक टॉपिक टेंसेस 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, लगातार पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा है? कोई तो वजह होगी। देयर मस्ट बी सम रीजन। व्हाट इज द रीजन? पहला रीजन कि हम इंग्लिश को अपने हिंदी के हिसाब से पढ़ते हैं। हम अंग्रेजी भाषा को हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। भाई साहब, इस देश में 90% स्टूडेंट्स आज भी हैं, 90%, नॉट 10%, 90% की बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। 90% बच्चे आज भी हैं जो इंग्लिश को, टेंसेस को अगर बेसिकली बात करेंगे एक चैप्टर की, तो आज भी पढ़ते हैं ता है, रही है, ता है, ती है, फिर रहा है, रही है ना, फिर आपका गा गी गी, मतलब इस तरह की क्या आचा पाचा भाषा बोलते रहते हो लोग। इसका मतलब 90% स्टूडेंट्स आज भी इसी धर्रे पे पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से पढ़ रहे हैं। ये पैटर्न इंग्लिश पढ़ने का, इज इट द रियल पैटर्न टू लर्न दिस लैंग्वेज? नो, एग्जैक्टली नो। बिकॉज जब ग्रामेरियन ने ग्रामर लिखी होगी तो क्या उन ग्रामेरियंस को ता ती ते गा गी गे और रहा है, रहाई, रही है पता होगा? नहीं पता होगा। फिर हम जब, जिसने इंग्लिश बनाई उन्होंने ये बात बोली नहीं, तो हमको पढ़ाया क्यों जा रहा है? बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए हर व्यक्ति को। मैं तो हर टीचर से ये कहूंगा कि जो भी लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं वो जरूर इस सवाल को उठाएं कि जब जिस जिस व्यक्ति ने इंग्लिश बनाई, कहाँ बनी? इंग्लैंड में। तो ग्रामेरियन ने, उनको तो हिंदी पता नहीं था, तो वो हिंदी लिखे नहीं, ता है, ती है, रहा है, रही है, गा गे गे, तो फिर आखिर हमें फिर पढ़ाया क्यों जाता है? जैसा लिखा गया वैसा क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इसीलिए इंग्लिश आज तक नहीं आ पाई, क्योंकि हम लोग वही पढ़ते आए हैं जो लिखा ही नहीं है, और जो लिखा है वो पढ़ते नहीं। तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो आएगी। तो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाइए। इंग्लिश को पढ़ने का अपना एक अलग अंदाज है, अनोखा अंदाज है, मज़ेदार अंदाज है। आप जब पढ़ेंगे, आप जब सीखेंगे, तो आपको मज़ा आएगा कि हाँ सर, वास्तव में ऐसे पढ़ना चाहिए था, जिंदा दिल होकर पढ़ना चाहिए था। तो आप जब जिंदा दिल होकर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर, अब मज़ा आ रहा है काम करके। तो आइए आज शुरू करते हैं, टेंसेस का एक फाउंडेशन रखते हैं, आज नींव रखते हैं कि टेंस को पढ़ते कैसे हैं। एक चैप्टर होता है टेंस, लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा टाइम। कभी देखेंगे बेटा, टॉपिक कभी भी टेंस नहीं लिखा होता, टॉपिक लिखा होता है टाइम एंड टेंस। क्या लिखा होता है? टाइम एंड टेंस।
अब हमको जानना पड़ेगा कि आखिर टाइम और टेंस में टाइम क्या है और टेंस क्या है। देखिए, हमें समझना है कि टाइम क्या है, टेंस क्या है। अब ये बात बताने वाली बिल्कुल नहीं है कि टाइम कितने प्रकार का होता है, ऑब्वियसली सबको पता होगा, मैं फिर भी अपने हिसाब से बोल दे रहा हूं। जो टाइम होता है बेटा, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। बोलिए हाँ, बात समझ आए तो बोला करिए हाँ। जो टाइम होता है वो तीन होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट। अब टाइम तो तीन होता है, फिर अब जानना पड़ेगा सर टेंस कितने होते हैं। जैसे इन जनरल बच्चे को सिखाया जाता है कि भैया टेंस 12 होते हैं। सरासर झूठ, 12 टेंस बिल्कुल नहीं होता। टेंस 12 नहीं होते। टेंस बेसिकली है क्या? टेंस कुछ और नहीं, टेंस बेसिकली वर्ब की फॉर्म है। इट इज अ ये यहां मैं लिखने बजाय मैं यहां लिखता हूं, इट इज अ वर्ब फॉर्म with respect to a particular time। टेंस कुछ और नहीं, कहते हैं इट इज अ वर्ब फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टाइम। किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी टाइम के रिस्पेक्ट में टेंस एक वर्ब की फॉर्म है। आज के बाद मैं आपसे पूछूं, कोई और आपसे पूछे, इफ somebody else और आई आस्क यू कि जस्ट टेल मी व्हाट इज टेंस, इतने का आंसर क्या देंगे आप देंगे कि सर टेंस इज नथिंग बट अ वर्ब फॉर्म। टेंस कुछ और नहीं, बेसिकली एक वर्ब की फॉर्म है। और जो वर्ब की फॉर्म आप लिख रहे हैं वो फिक्स्ड नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, वो किसी के रिस्पेक्ट में है। और रिस्पेक्ट क्या है? विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब किसी टाइम के रेस्पेक्ट में वो जो वर्ब की फॉर्म आप लिखे हो उसी को हम टेंस बोल रहे हैं। इसका मतलब जो भी टेंस आप लिखेंगे वो टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि कोई भी टेंस लिखोगे तो कोई भी वर्ब की फॉर्म लगाओगे, तो वो वर्ब की फॉर्म तब तक वैलिड है जब तक उसका टाइम उसको सपोर्ट कर रहा है। मतलब टाइम बदला तो टेंस ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो अब अगर मैं आपसे इतनी पिक्चर दिखाने के बाद मैं आपसे पूछूं कि टेल मी हु डिसाइड्स हुम, कौन किसको डिसाइड करता है? टाइम डिसाइड्स टेंस और टेंस डिसाइड्स टाइम। सोचिए, देखो अभी मैंने समझा भी दिया आपको कि कौन किसको डिसाइड करेगा, टाइम टेंस को डिसाइड करेगा या टेंस टाइम को। मतलब टाइम को देखकर टेंस बदलेगा या टेंस को देखकर टाइम बदलेगा। तो आप कहेंगे सर टाइम को देखकर टेंस बदलेगा, मतलब टाइम इज एब्सोल्यूट, टाइम किसी के हाथ में नहीं है। इसीलिए आपके बड़े बुजुर्ग, हमारे बड़े बुजुर्ग, सब कोई यही कहता था कि भैया इस धरती पर सबसे बलवान चीज कौन है? समय। समय किसी के हाथ में नहीं है। Nobody can control time. Even God can not control time. Because नियति का चक्र किसी के हाथ में नहीं है। इसीलिए हमेशा कृष्ण कहते थे कि समय की जो चक्र है वो किसी के हाथ में नहीं है अर्जुन, वो सबको झेलना पड़ेगा। भगवान भी इंसान का रूप अगर धारण करके आएंगे धरती पर तो उनको भी उस समय के चक्र में आना पड़ेगा। इसका मतलब समय किसी के हाथ में नहीं, समय सबसे बलवान है। इसका मतलब अगर समय सबसे बलवान है तो ये एब्सोल्यूट है। ये किसने खोजा, कब खत्म होगा, किसी को पता है? नोबडी नोज। किसी को नहीं पता टाइम किसने खोजा, किसी को नहीं पता टाइम शुरू कब हुआ, ये समय कब शुरू हुआ किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता समय खत्म कब होगा। नोबडी नोज, कुछ नहीं जानते आप टाइम के बारे में, ना जान पाएंगे आप। अनंत है वो, टाइम इज अनंत, इटर्नल है। हाँ, टेंस कब खोजा गया? एक व्यक्ति ने खोजा, एक टीम ने खोजा, इसकी डेट होगी, टाइम होगी, ढूंढेंगे मिल जाएगा। टेंस कैसे काम करता है इसकी पूरी एक व्याख्या है, क्योंकि एक व्यक्ति ने पूरा लिखा हुआ है कि कैसे 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 क्या क्या करना है। ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखा गया कार्यक्रम है। लेकिन क्या समय किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया गया कार्यक्रम है? नहीं, नोबडी नोज। इसीलिए हम लोग इंग्लिश के सब्जेक्ट में टेंस की स्टडी करते हैं, टाइम की स्टडी नहीं करते, बिकॉज ये स्टडी हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो हम करेंगे क्या? हम स्टडी इसकी कर सकते हैं बिकॉज टेंस लिखा गया है इंसान के द्वारा, तो इंसान की लिखी हुई चीज आपको पढ़ाई जा सकती है दूसरे इंसान को। लेकिन जो इंसान ने बनाया नहीं, मैं उसको कैसे बताऊं? अब टाइम के बारे में कभी कोई चर्चा कर नहीं सकता, अनंत है वो। तो मैं कहना चाहता हूं कि बेटा जो टाइम है वो टेंस है,
इसका मतलब टेंस कुछ और नहीं, चुपचाप दिमाग में डालना कि समय कुछ और नहीं, बेसिकली वर्ब की फॉर्म है बस। आप कोई भी वर्ब की फॉर्म लिख रहे हो, इसका मतलब टेंस लिख रहे हो। हमने कहा टेंस गलत है, तो आपने क्या समझा क्या गलत है? वर्ब की फॉर्म गलत है। मतलब हमने कहा सेंटेंस पढ़कर बेटा ये टेंस गलत है, तो आपने कहा सर मतलब, तो आप क्या समझेंगे कि भैया जो वर्ब की फॉर्म आपने लगाया है ना, वो वर्ब की फॉर्म गलत है, क्योंकि जो टाइम दिया होगा उस टाइम के हिसाब से वो वर्ब की फॉर्म सुटेबल नहीं रही होगी, तो टेंस गलत हो गया। तो इसका मतलब जो वर्ब की फॉर्म लिखोगे इसका भी डिसीजन किसके पास है? टाइम के पास है। अब आइए समझते हैं कि आखिर की टेंस को पढ़ेंगे कैसे। कहते हैं बेटा जो टेंस है इसकी 4 स्टेट होती हैं। कितनी स्टेट होती हैं? पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये है। हम जितनी भी वर्ब होती हैं, आप जो वर्ब जानते हो, वर्ब को बेसिकली 4 स्टेट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दुनिया में जितनी भी वर्ब आपने देखी होगी आज तक, उनको या तो आप इंडेफिनिट स्टेट में लिख लो, या कंटिन्यूअस स्टेट में लिख लो, या परफेक्ट स्टेट में लिख लो, या परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट में लिख लो। ये 4 ही स्टेट हैं जिनको आप यूज कर सकते हो किसी वर्ब के साथ। आप कोई वर्ब पकड़ लो, गो पकड़ लो, गो, तो गो को आप इंडेफिनिट लिख लो, कंटिन्यूअस लिख लो, परफेक्ट लिख लो, मतलब इसी 4 में से ही लिख पाओगे, 5वां स्टेट है ही नहीं। तो वर्ब की टोटल स्टेट कितनी होती है? 4। ये वर्ब की स्टेट है। कोई भी वर्ब होगी, कोई भी वर्ब होगी, ये 4 स्टेट के अंदर जा सकती है। अब सवाल ये है कि हमने कहा कि जो स्टेट रिप्रेजेंट की जा रही हैं, इन स्टेट्स में वर्ब की कोई ना कोई फॉर्म आएगी, और उन्हीं वर्ब की फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं? टेंस बोल रहे हैं। तो बेसिकली टेंस की 4 स्टेट हुई, मतलब वर्ब की फॉर्म की 4 स्टेट हुई। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, सब में वर्ब की फॉर्म अलग अलग है। इसमें अलग है, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। तो अभी आपको जानना है कि टेंस की बेसिकली 4 स्टेट होती हैं। टेंस बेसिकली क्या है? वर्ब की फॉर्म है जिसको किसी पर्टिकुलर टाइम के रेस्पेक्ट में लिखना होता है। मतलब कोई भी वर्ब की फॉर्म गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम फैक्टर, कि टाइम के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्म सुटेबल है तो ये लगा लो, इस टाइम के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्म सुटेबल है, ये लगा लो। मतलब टेंस को बदलते रहना पड़ेगा एज टाइम चेंजेस। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे टेंस की फॉर्म बदलेगी। गॉट माई पॉइंट? आओ, नाउ वी हैव टू नो कि सर टेल मी when to use indefinite tense, when to use continuous tense, when to use perfect tense, when to use perfect continuous tense. That means कि आपके पास टोटल टेंसेस की संख्या 4 ही है, 12 नहीं है। पहले 12 से बाहर आ जाइए आप। कितनी है? 4। पूरी अंग्रेजी में जितने सेंटेंस तुमने आज तक देखे होंगे या आज आप देख रहे हैं, आगे देखेंगे, इन 4 के अलावा 5वां टेंस आप दिखा नहीं सकते, असंभव। 4 ही टेंस रहेंगे। 12 लोग क्या करते हैं ना, 3 टाइम वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अरे मेरे भाई मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? टाइम एक अलग एंटिटी है, टेंस एक अलग एंटिटी है, एक अनंत है, एक लिखी गई है इंसान द्वारा। दोनों को गुणा क्यों कर रहे हो? बिना मतलब की बात है। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि जो भी वर्ब की फॉर्म लिखोगे इन स्टेट में, ये टेंस की स्टेट है, और इन स्टेट्स में कोई ना कोई वर्ब की फॉर्म आएगी, तो वो वर्ब की फॉर्म किसी पर्टिकुलर टाइम के रेस्पेक्ट में तो रहेगी। टाइम बदलोगे फॉर्म बदल जाएगी, तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। आ जाओ, हमने कहा वर्ब की अगर आपसे कोई पूछे कि सर बेसिक स्टेट कौन सी, तो आप क्या बताएंगे? बी और सी। ये वर्ब की बेसिक स्टेट है। वैसे टोटल स्टेट कितनी है? 4। ये वर्ब की बेसिक स्टेट है। अगर वर्ब की बेसिक स्टेट के बारे में बात करें बेटा, तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट। कंटिन्यूअस का मतलब कोई काम चल रहा है या खत्म हो गया। फिर से, कंटिन्यूअस मतलब कोई काम चल रहा है, मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन, या खत्म हो गया, तो आप क्या कहेंगे? चल रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब कोई काम चल रहा है। अगर कोई काम चल रहा है तो इसका मतलब काम पूरा नहीं हुआ होगा तभी चल रहा है, तो कंटिन्यूअस उसी को बोलते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब कोई भी एक्शन इज गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग राइट नाउ, तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा पढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो जो चीज़ चल रही है वो बताओ कंप्लीट होगी या इनकम्प्लीट होगी?
फिर सोचो, जो चीज चल रही है ऐसे ऐसे, इसका मतलब वो अभी इनकम्प्लीट स्टेट में है या कंप्लीट स्टेट में है? तो आप कहेंगे सर इनकम्प्लीट स्टेट में है, क्योंकि अगर चल ही रही है तो पूरा तो हुआ नहीं, इसका मतलब मामला अभी गोइंग ऑन है, इनकम्प्लीट है। इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस तब लगाओ जब आपको इनकम्प्लीशन दिखाना हो। क्या दिखाना हो? इनकम्प्लीशन दिखाना हो, मतलब इनकम्प्लीट स्टेट ऑफ अ वर्ब दिखानी हो, किसी वर्ब की इनकम्प्लीट स्टेट दिखानी है। मतलब इनकम्प्लीट स्टेट का सीधा मतलब है कि काम इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन, मतलब काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। अगर चल रहा है तो इस दुनिया में जो भी चीज चल रही है वो इनकम्प्लीट मोड में है या कंप्लीट मोड में है? तो आप कहेंगे सर इनकम्प्लीट मोड में है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस दुनिया में हर चीज इनकम्प्लीट है, हर चीज। इस धरती पर अगर कुछ कंप्लीट है वो है सिर्फ ईश्वर, गॉड। क्यों? क्योंकि ना वो तो पैदा हुआ है ना वो मरेगा, तो जो पैदा नहीं हुआ मरेगा भी नहीं, तो जो इनकम्प्लीट नहीं कंप्लीट भी नहीं होगा। लेकिन हम सब पैदा हुए हैं। ये आज जो डिजिटल बोर्ड है इसको कभी ना कभी बनाया गया होगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो कभी ना कभी जाके खराब भी होगा। ऐसा नहीं कि अनंत साल तक चलेगा ये, 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल, कभी तो जाके खराब होगा। इसका मतलब इस धरती पर जो चीज़ें आई हैं वो जाएंगी, और जो चीज़ आई है वो इनकम्प्लीट मोड में है। जिस दिन ये चली जाएंगी वो कंप्लीट हो जाएगा, एक साइकिल कंप्लीट। हम आज जिंदा हैं, जीवित हैं, सब इनकम्प्लीट मोड में है, काम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। एक टाइम आएगा हमारी सांसें रुकेंगी, थमेंगी, कभी किसी और की रुकेंगी, थमेंगी। इसका मतलब हर आदमी कहीं ना कहीं सर्कल कंप्लीट करके जाएगा। अभी लेकिन सब लोग कैसा है? इनकम्प्लीट मोड में है। तो इनकम्प्लीट का सीधा मतलब है कोई चीज जारी है, चल रही है, राइट? तुम जरा सोचो, अगर कोई चीज जारी है, चल रही है, तो कभी ना कभी जाके कंप्लीट भी तो होगी, नहीं होगी? अगर आज इनकम्प्लीट है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जितनी देर तक पढ़ाऊंगा उतनी देर तक तो इनकम्प्लीट है। जैसे ही पढ़ा के बाहर आ गया, अब मुझसे कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं पढ़ा रहा हूँ? नहीं, अब मैं क्या बोलूंगा? पढ़ा चुका। क्यों? क्योंकि पढ़ाने कार्यक्रम खत्म। इसका मतलब इस दुनिया में जो चीज इनकम्प्लीट है, कभी ना कभी 10 सेकंड के बाद, 10 मिनट के बाद, 10 घंटे के बाद, 10 दिन के बाद, 10 साल के बाद, कभी ना कभी जाके वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बोलो हाँ। अगर कभी ना कभी जाके कंप्लीट होगा तो परफेक्ट हो जाएगा। इस दुनिया में जो चीज आज इनकम्प्लीट है आगे चलकर कंप्लीट भी तो होगा। जैसे अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, तो ये क्लास अभी 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद कभी ना कभी जाके तो कंप्लीट होगी। बिल्कुल। देखो, जैसे ही कंप्लीशन दिखाना हो तो टेंस यूज करना है परफेक्ट, इनकम्प्लीशन दिखाना हो तो टेंस यूज करना है कंटिन्यूअस। मतलब इनकम्प्लीशन इज शोन बाय कंटिन्यूअस टेंस, कंप्लीशन इज शोन बाय परफेक्ट टेंस। क्लियर? मतलब कि अगर कभी आपको कोई काम जारी होना दिखाना है कि कोई काम चल रहा है तो यूज कंटिन्यूअस टेंस। अब वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर कि अगर प्रेजेंट में दिखाना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में दिखाना है तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर दिखाना है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। यकीन मानो डियर, ये 4 ही टेंस हैं जिसको आप बचपन से पढ़ते आए हो, कक्षा 6 7 8 9 10 11 12 सब में पढ़ते आ रहे हो, आज तक नहीं सीख पाए। वजह एक ही थी, हमने अपने पढ़ने के तरीकों को बदला नहीं। हम ता है, रहा है, चुका है से बाहर नहीं आ पा रहे, उससे बाहर आना पड़ेगा। आज मैं आपको दिखाता हूं कि एक दिन नहीं 1 घंटे में आप टेंस सीख सकते थे। मतलब बेसिक समझ तो, हालांकि टाइम तो लगेगा टेंस सीखने में, लेकिन टेंस की बेसिक समझ आपको हो सकती थी अगर आप पैटर्न चेंज करते तो मैंने कहा कि जो चीज इनकम्प्लीट है मतलब काम जारी है तो कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन वो काम अगर जब खत्म हो जाएगा तो परफेक्ट टेंस। क्लियर? अब बात करते हैं सर पीसी का कब लगाएंगे। एक बात जरा देखो, इस तीसरे टेंस में, अच्छा मैंने क्यों कहा कि ये बेसिक है दोनों? क्यों? क्योंकि इसी के बिहाफ पे तीसरा बना है। देखो, तीसरा कोई अलग टेंस नहीं है बल्कि बी और सी का कॉम्बो पैक है, कॉम्बिनेशन है। देख लो आप, बी में है कंटिन्यूअस, सी में है परफेक्ट, मिला तो क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब डी इज नॉट अ न्यू टेंस, डी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। बात समझ आए तो बोलो हाँ। डी इज द
कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। आप जरा सोचो कि अगर डी, बी और सी का कॉम्बिनेशन है तो डी कोई अलग चीज नहीं है। इसका मतलब इस बार हमको ये दिखाना है कि कोई काम खत्म भी हो गया हो, परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब काम खत्म, कंटिन्यूअस का मतलब काम चल रहा है। तो एक ऐसा काम दिखाना है जो खत्म भी हो गया हो और चल भी रहा हो। तुमको लगेगा सर क्या नौटंकी है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब या तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, या तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, या तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि मैं पढ़ा चुका। लेकिन मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मैं पढ़ा भी चुका, पढ़ा भी रहा हूं? क्या ये कह सकता हूं? नहीं। इसका मतलब है डियर की पीसी जो टेंस है वो कुछ और है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। आइए समझाते हैं। मान लो कोई काम शुरू हुआ 6 PM पे, AM मान लो 6 AM पे, और ये काम चला अगले 6 PM तक। सुनो ध्यान से, ये मान लो कोई बीच का स्लॉट है 3 PM। अब मान लो कोई काम अगर चल रहा है तो हमें हमें अगर कोई आदमी हमें अगर 11 बजे के आसपास हमें रिंग करता है। 6 बजे मॉर्निंग से क्लास चली है और 11 बजे के आसपास हमें कोई रिंग करता है, तो जरा इस बात को समझने और जानने का प्रयास करिएगा। थोड़ी गूढ़ बात है, इसके पहले आपने नहीं समझा सुना होगा कभी इसको। आज जरा समझने का प्रयास करिएगा। 11 बजे कोई रिंग किया और मुझे कहा भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई मैं पढ़ा रहा हूँ। सपोज करो पढ़ाने का काम चल रहा है। 6 बजे से आपने क्लास शुरू की, नहीं आजकल मैराथन क्लास चलती है, तो मैराथन क्लास आप देखेंगे 12-12 घंटे लोग पढ़ाते हैं। तो 6 बजे क्लास स्टार्ट हो गई और 6 बजे शाम तक चली है। 11 बजे के आसपास मुझे कोई कॉल करता है, पूछता है कि सर आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा भाई मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर वो बंदा 3 बजे कॉल करता है, फिर पूछता है सर आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा भाई मैं पढ़ा रहा हूँ। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हैं सर आप? मैं आपको 11 बजे कॉल किया तब भी आप बोले पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब उसके पहले से पढ़ा रहे थे आप। 3 बजे कॉल कर रहा हूँ तब भी आप बोल रहे हैं पढ़ा रहे हैं। कितना पढ़ा रहे हैं? मैंने कहा भाई जब तुम पहली बार कॉल किए थे 11 बजे तब मैं 5 घंटे पढ़ा चुका था। बोले सर कितने बजे पढ़ा रहे हैं मतलब आप? मैंने कहा भाई मैं 6 बजे पढ़ा रहा हूँ। 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ और 3 बज चुका है। तो 6 से 12 6 घंटा, 12 3 और 12 से 3 3 घंटा, 9 घंटा हो चुका है। तो लड़का क्या जोड़ेगा कि अच्छा सर कह रहे हैं कि 6 बजे से पढ़ा रहे हैं और अभी बजा है 3, इसका मतलब सर कितना पढ़ा चुके? 9 घंटा। लेकिन अभी भी पढ़ाने का कार्यक्रम जारी है क्योंकि क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास तो चल ही रही है। लेकिन पढ़ा कितना लिए? 9 घंटा। एक बात बताओ, 3 बजे जब तुम पूछोगे तो तुम बताओ इतना काम पूरा हो गया? कहाँ तक का? 3 बजे तक का। ये कितना हो गया? 9 आवर्स। ये 9 आवर्स का काम पूरा मतलब परफेक्ट, और काम अभी भी चल रहा है मतलब कंटिन्यूअस। यही परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी एक काम को स्प्लिट करके समझ में आएगा। उस काम को ड्यूरेशन को पकड़ो और उस ड्यूरेशन में देखो, अगर आप यहां देखोगे इतना काम हो चुका है, इतना बाकी है, यहां देखोगे तो इतना काम हो चुका है, इतना बाकी है। कोई आप मुझसे कहे कि सर आप ही बताइए आप इंग्लिश को इतना टेक्निकल तरीके से कैसे पढ़ा लेते हैं, इतना अनुभव कैसे है आपको? मैंने कहा भाई ऐसे कैसे बात कर रहे हो भाई, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं इसलिए इतना अनुभव है। बोले तभी तो सर इतना अच्छा पढ़ा पाते हैं आप। 12 साल से पढ़ा रहा हूं, लिसन टू मी केयरफुली, 12 साल से पढ़ा रहा हूं। कितना पढ़ा चुका? 12 साल खत्म, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं। मतलब 12 साल तो मैं पढ़ा चुका, ये काम तो हो चुका, और अभी भी इंग्लिश पढ़ा ही रहा हूं। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया मेरा करियर। तो इतना काम तो पी हो गया और इतना काम सी हो गया, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस ये नहीं है कि हम ये दिखाएंगे काम खत्म भी हो गया काम चालू भी हो गया। ये तभी हो सकता है जब किसी काम को स्प्लिट कर दें, क्योंकि एक टाइम पे एक काम तो एक ही हो सकता है, या चल रहा हो या खत्म हो गया हो। जब तुम उसको ड्यूरेशन में देखोगे तभी ऐसा बोल पाओगे पीसी, क्योंकि एक मूवमेंट पे या तो एक्टिव होगा, किसी मूवमेंट पे कोई काम या तो एक्टिव होगा या कोई काम इनएक्टिव हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। ये तो किसी मूवमेंट पे है। अब मूवमेंट ना लो बल्कि ड्यूरेशन लो, स्लॉट लो। जब स्लॉट लोगे तो स्लॉट में क्या होगा कि कुछ मूवमेंट का काम खत्म हो चुका होगा, अब कुछ मूवमेंट काम चल रहा होगा, अब ये पीसी हो गया। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तब एग्जिस्ट करता है जब आप किसी एक काम को एक ड्यूरेशन में देखते हैं, तभी पीसी का सेंस आपको समझ में आएगा, वरना ये टेंस ही आपको समझ नहीं आएगा।
तो मैंने कहा कंटिन्यूअस तब लगाना है जब काम चल रहा हो, परफेक्ट तब लगाना है जब काम खत्म हो चुका हो। पीसी एक ऐसा टेंस है जिसमें क्या दिखाना है, परफेक्ट भी हो गया हो और चल भी रहा हो। कॉमन सेंस, ऐसा संभव तो नहीं है कि चल भी रहा हो खत्म भी हो गया हो। ये तभी हो सकता है हम जब किसी एक एक्शन को ड्यूरेशन में देखें, तो कुछ काम हो चुका होगा और कुछ काम बाकी होगा, ऐसे ही रहा होगा। इसका मतलब एब्सोल्यूट काम नहीं हो सकता, वो पार्शियल होगा, पार्शियल। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, पार्शियली कंप्लीट एंड पार्शियली इनकम्प्लीट। अगर किसी काम को आप पार्शियली कंप्लीट दिखाएं और पार्शियली इनकम्प्लीट, मतलब कुछ हद तक हो चुका हो कंप्लीट और कुछ हद तक बाकी हो, तभी तो पीसी लगा पाओगे, वरना पीसी लगेगा कैसे? क्योंकि पीसी एक एब्सोल्यूट टेंस मान लोगे, एब्सोल्यूट का मतलब किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे मान लोगे, तो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे तो हो चुका होगा या फिर चल रहा होगा, दोनों नहीं हो सकता। ड्यूरेशन में आ जाओगे तब ये हो सकता है कि ड्यूरेशन है, आधे से देखो, आधे पे इतना काम हो चुका और इतना काम बाकी है, तो ये पी है, ये सी है, पीसी हो गया। आई होप गॉट माई पॉइंट। करेक्ट है, बढ़िया, करेक्ट है। तो पीसी भी समझ गए तुम। अब बात करते हैं इंडेफिनिट की। तुमको लगेगा सर ये बताइए, आपने सबसे पहला टेंस लिखा इंडेफिनिट और आप सबसे बाद में उसी को बताने जा रहे हो, ऐसा दुर्भाव क्यों कर रहे हैं आप? एक्चुअली ये ऐसा इसलिए बेटा, क्योंकि इंग्लिश का जो टेस्ट है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हर्डल्स हैं, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी हैं, वो सब उसी के अंदर है, इनडेफिनिट के अंदर। लेकिन क्या है ना कि लोग इनडेफिनिट टेंस को ता है, ती है, ते में ख़त्म कर दिए। हकीकत ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम का लगभग 90 से 95%, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, 90 से 95% क्वेश्चंस बनते इंडेफिनिट से हैं। लेकिन जो हमारी जनता है मासूम सी पढ़ने वाली, उसको लगता है यहाँ से बना है, यहाँ से बना है, यहाँ से बना। इसीलिए मैंने पहले उसको नहीं पढ़ाया, लिखा पहले वही था, लेकिन बाद में उस पर आ रहा हूँ, क्योंकि वही सेंटर ऑफ डाउट है, वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों वही है। डाउट भी वहीं आएगा और अट्रैक्शन भी वहीं आएगा, एग्जाम का फोकस भी वहीं रहता है। आइए समझते हैं कि व्हेन टू यूज इनडेफिनिट टेंस, कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ टू डिसाइड। कहते हैं बेटा कि इनडेफिनिट का नाम क्या है? इनडेफिनिट मतलब नॉट डेफिनिट, जो निश्चित ना हो कि हो ना हो, जो चीज निश्चित ना हो। अच्छा, किसके बारे में कहा जा रहा होगा निश्चित ना हो? अरे ये वर्ब की स्टेट थी, टेंस के ये क्या है? स्टेट है वर्ब की, क्योंकि टेंस का मतलब वर्ब की फॉर्म, टेंस का मतलब वर्ब की फॉर्म, बोलो हाँ। अगर टेंस का मतलब वर्ब की फॉर्म है, तो किसी वर्ब को आप चाहे इंडेफिनिट स्टेट में लिखो, कंटिन्यूअस स्टेट में लिखो, परफेक्ट स्टेट में लिखो, या परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट में लिखो। अब क्या है कि आप अगर किसी वर्ब को 4 ही स्टेट में लिख सकते हो, तो कौन कब आएगा ही जानना है। इंडेफिनिट के बारे में कहा जा रहा है कि जो निश्चित ना हो, मतलब अनिश्चित हो। क्या अनिश्चित हो? वर्ब की फॉर्म के ऊपर, वर्ब की स्टेट के ऊपर। मतलब अगर आपको सेंटेंस सुन के अनिश्चित लग रहा है, तो अनिश्चित क्या लग रहा है? उसकी स्टेट, उसकी स्टेट। मतलब ना तो तुम ये कह पा रहे हो सर काम हो रहा है, ना तो आप ये कह पा रहे हो कि काम हो रहा है, ना आप ये कह पा रहे हो काम खत्म हो गया। अच्छा, ना आप ये कह पा रहे हो कि कुछ काम हो गया कुछ बाकी है, ये भी नहीं कह पा रहे हो। पता नहीं क्या है वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। इसी बात को ग्रामीण ने क्या कह दिया, पता नहीं क्या, अनिश्चित टाइप का लग रहा है, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले, काम चल रहा है कि हो चुका, कि कुछ काम हो गया कुछ बाकी है, कुछ बोलने का जरिया ही समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऐसे स्टेट को हम क्या बोलेंगे सर, पता नहीं क्या है, ये अनिश्चित टाइप का लग रहा है, तो इंडेफिनिट बोल दिया। मुझे नहीं पता कि क्या सोचकर इंडेफिनिट नाम रखा गया होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सोचकर रखा गया होगा। मैं आपसे सेंटेंस बोल रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। सुन के क्या लग रहा है? सुन के लग रहा है काम चल रहा है या काम खत्म हो गया, तो आप कहेंगे सर काम चल रहा है, तो टेंस कंटिन्यूअस। अब बात प्रेजेंट की है,
तो इज एम आर लगा लेंगे, बात पास्ट की होगी तो वॉज वर लगा लेंगे, ये भी आगे का मुद्दा पढ़ा देंगे, स्ट्रक्चर लिखा देंगे। मान लो किसी ने हमको फ़ोन किया, बोले साहब जरा कमरे में राजेश को देखिए क्या कर रहा है। मैंने नॉक किया, देखा तो राजेश पढ़ रहा था। मैंने कहा साहब राजेश पढ़ रहा है, तो राजेश पढ़ रहा है इसका मतलब काम चल रहा है, ठीक। फिर 2 घंटे के बाद हमारे पास दोबारा कॉल आया कि साहब फिर से नॉक करो गेट को और देखो क्या कर रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर से देखा तो राजेश तब पढ़ चुका था, उठ रहा था बस कुर्सी से। मैंने कहा अरे सर वो तो पढ़ लिया, पढ़ चुका। अब पढ़ नहीं रहा, अब क्या कर लिया, पढ़ चुका। इसका मतलब पढ़ने का काम खत्म या चल रहा है, तो आप कहेंगे सर खत्म। अब टेंस कौन सा बोलेंगे, परफेक्ट टेंस, क्योंकि कंप्लीट स्टेट हो चुका है। फिर हमको 2 घंटे के बाद कॉल आई किसी की, किसी दूसरे व्यक्ति की। उसने कहा राजेश क्या कर रहा है भाई आज। तो मैंने नॉक किया, देखा पढ़ रहा था 2 घंटे के बाद। तो मैंने कहा साहब पढ़ रहा है। बोले कब से पढ़ रहा है। मैंने कहा सर वो तो सुबह 11 बजे से पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है, 11 बजे से पढ़ रहा है। और फ़ोन कब आया, 4 बजे। इसका मतलब अगर वो बच्चा 11 बजे से पढ़ रहा है और अभी बजा है 4 और 11 AM से पढ़ रहा है, तो भाई साहब 11 से 4 का जो टाइम है 5 घंटे का, तुम बताओ 5 घंटे वो पढ़ चुका होगा कि नहीं। 5 घंटे वो आदमी पढ़ चुका होगा कि नहीं। 11 बजे से पढ़ रहा है तो इतना तो पढ़ चुका 5 घंटे, और अभी भी वो पढ़ ही रहा है। इसका मतलब 5 घंटे का काम पूरा हो गया और अभी भी चल रहा है पीसी। तो इस बार आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि सर 11 बजे से पढ़ रहा है। अब इंग्लिश कैसे बनाएंगे, ये सेंटेंस की इंग्लिश ना तो कंटिन्यूअस से बनेगी ना परफेक्ट से बनेगी, बल्कि किससे बनेगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनेगी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। वो पढ़ रहा है कंटिन्यूअस, वो पढ़ चुका परफेक्ट, वो 11 बजे से पढ़ रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि 11 बजे से पढ़ रहा है तो कितना काम हो गया 11 से अब तक। तो अब तक मान लो 4 बजा है, तो 11 से अब तक मान लो 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा हो गया। इतना पढ़ चुका, इतना बाकी अभी चल रहा है। लेकिन अब मैं तुमको क्या बोलने जा रहा हूँ, मैंने कहा वो पढ़ रहा है, वो पढ़ चुका, 11 बजे से पढ़ रहा है, सब समझ में आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब तुम्हें क्या लग रहा है, अब तुम ये सेंटेंस सुनकर, ध्यान सुनना, एकदम ध्यान सुनना, इस सेंटेंस को सुनकर क्या आप बता सकते हो कि वो कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या पीसी है। कुछ नहीं बोल सकते आप, कुछ नहीं बोल सकते आप। इस सेंटेंस को सुनकर वह पढ़ता है, अब इसको सुनकर ना तो मैं ये कह पा रहा हूं कि ये कंटिन्यूअस है क्योंकि इसमें काम कर नहीं रहा है, ना तो मैं ये कह सकता हूं काम कर चुका, चूंकि कर भी नहीं चुका, कर ही नहीं रहा, कर कहां चुकेगा। और ना तुम ये कह सकते हो कुछ टाइम से कर रहा है। ये तो कह रहा है वह पढ़ता है, पता नहीं क्या है ये पता नहीं ही, इसी का नाम रखा गया इंडेफिनिट। मतलब जो काम कंप्लीट ना हो, जो इनकम्प्लीट भी ना हो, तो क्या बोलना पड़ेगा, पता नहीं। और उस पता नहीं को क्या बोल देंगे, इंडेफिनिट। मतलब नीदर कंप्लीट नॉर इनकम्प्लीट, ये है नीदर कंप्लीट नॉर इनकम्प्लीट। ना तो कंप्लीट है साहब ना इनकम्प्लीट है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा वह स्कूल जा रहा है, कंटिन्यूअस। वह स्कूल जा चुका, परफेक्ट। वह 10 साल से स्कूल जा रहा है, पीसी। वह स्कूल जाता है, पता नहीं क्या है, क्योंकि वह स्कूल जाता है ये ना ये दिखा रहा है कि जा रहा है, ना ये दिखा रहा है जा चुका, ना ये दिखा रहा है 10 साल से जा रहा है, कुछ और है, समथिंग एल्स, पता नहीं क्या है। उस पता नहीं को इंग्लिश ने क्या नाम दिया, इंडेफिनिट। पहले इंडेफिनिट का सेंस बेटर डेवलप कर लो। मैं चाहता हूं कि सेंटेंस जब भी आपके सामने आए, इन हिंदी या इन इंग्लिश, डज नॉट मैटर, तो आप एटलीस्ट ये समझ जाएं कि इंडेफिनिट को ट्रीट कैसे करते हैं, इंडेफिनिट को यूज कैसे करते हैं, उसको इंग्लिश में आप देख पाएं। मैं बस इतनी उम्मीद आपसे करना चाहता हूं। इसी नीदर कंप्लीट नॉर इनकम्प्लीट को मैं एक दूसरे एंगल से बोल रहा हूं बेटा। जो भी चीज बिगिनिंग इज नॉट क्लियर, जब भी कभी ऐसा होता है ना कि नीदर कंप्लीट नॉर इनकम्प्लीट, मतलब जब आपको ये ना समझ में आए कि हम इसको कंप्लीट बोले या इनकम्प्लीट बोले, तो उस वक्त बिगिनिंग क्लियर नहीं होती है। बिगिनिंग किसकी, बिगिनिंग किसकी, इसकी, इसकी मतलब वर्ब की।
भाई ये किसकी स्टेट है? वर्ब की। जब जब तुमको वर्ब की बिगिनिंग ना क्लियर हो, मतलब इंडेफिनिट को डिसाइड करने का एक तरीका समझाया मैंने, क्या कि जब तुम ये कह पाओ कि ना तो ये कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट, तो इंडेफिनिट लगा लो। या एक दूसरा एंगल दिखा रहा हूं जहां से आप इस बात को कह सकते हो कि सर इंडेफिनिट कब लगाएंगे? जब बिगिनिंग इज नॉट क्लियर। व्हेन बिगिनिंग इज नॉट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि वह स्कूल जा रहा है, कंटिन्यूअस। वह स्कूल जा चुका, परफेक्ट। 10 साल से जा रहा है, पीसी। अब मैं बोला वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। इस सेंटेंस को सुनकर तुम्हें लग रहा है कंटिन्यूअस? नहीं। तुम्हें लग रहा है परफेक्ट? नहीं। तुम्हें लग रहा है पीसी? नहीं। पता नहीं क्या है, ना कंप्लीट ना इनकम्प्लीट, तो क्या है? इंडेफिनिट। क्या इस एंगल से देख लो, नीदर कंप्लीट नॉर इनकम्प्लीट। या इसको मैंने एक एंगल और कहा कि बिगिनिंग इज नॉट क्लियर, मतलब उस वर्ब का जो बिगिनिंग होगा वो क्लियर ना हो। जैसे हमने कहा वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है ये पढ़कर सुनकर क्या आप ये बता सकते हो कब से जाता है? कब से जाता है, बिगनिंग का मतलब वो काम कब शुरू हुआ, कौन सा? जाने का, स्कूल जाने का। कोई सेंटेंस लिखा कहीं पर कि रमेश स्कूल जाता है, ये सेंटेंस सुनकर पढ़कर आप मुझे ये बताओ कि जा कब से रहा है ये। आप कहोगे अरे सर लिखा ही नहीं कहीं, पता ही नहीं चल पा रहा है। जाता है ये पता है, लेकिन जाता कब से है? नोबडी नोस। इसका मतलब बिगिनिंग क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है। तो आप चाहे इंडेफिनिट को डिसाइड करने के लिए ऐसे सोच लो और आप चाहे ऐसे सोच लो। ऐसे सोचना आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, जल्दी आप सोच पाओगे। कोई सेंटेंस अगर इंडेफिनिट का है, वो दोनों ही बातें एक साथ वैलिड होंगी। तो आप ये देखो कि उस वर्ब का जो वहां पे एक्शन हो रहा है, जिस भी तरीके का काम दिखाया जा रहा है, वो काम कब शुरू हुआ। अगर उस काम का बिगिनिंग आपको क्लियर है तब तो वो इंडेफिनिट हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर बिगिनिंग क्लियर नहीं है तो 100 नहीं 500% इंडेफिनिट टेंस होगा। आई होप कि मैंने पूरे टेंसेस को आपको समझा दिया कि किसी भी टेंस को कैसे डिसाइड करते हैं। तो टेंस का 10 सेकंड पॉज कर रहा हूं अपने आप को, आप देखिए जरा कि 10 सेकंड में कि आप इन सेंटेंसेस में टेंस को कब, कौन सा टेंस कहां पे लगाएंगे। सोच लिया भाई? चलिए, तो मैंने कहा आइए एक छोटे से एग्जाम्पल से बात को समझते हैं कि आखिर हम लोग ये ताम झाम कैसे डिसाइड करते हैं। आइए देखिए, मैंने कहा ही नोज मी, एक सेंटेंस, ही नोज मी। देखो नोज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी मैं आपको कोई टेंस का स्ट्रक्चर सिखाया नहीं हूं, तो जो आप पहले से जानते हैं बस मैं उसी जानकारी का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे स्ट्रक्चर्स लिखा दूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट, क्योंकि हो सकता है कि इस पर नई ऑडियंस हो, नए लर्नर्स हो, उनको भी ये भी ना पता हो, तो मैं वो भी लिख दूंगा, आधे घंटे लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि सारे लोगों को एक साथ लेके चल सकूं, राइट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे पता लगा बेटा? सब्जेक्ट ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने आपको बेसिक लेक्चर में, जो लोग बेटा आज की क्लास देख रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा या आग्रह करूंगा कि आप लोग आज के क्लास को आज से मत देखिएगा, बेसिक्स जरूर देखिएगा। वजह वहां पे समझाया गया होगा बेटा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये ऑब्जेक्ट, तो आपको ये सब जानना ही चाहिए पहले किसी कीमत पर, ठीक है। देखो अगर कभी सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट बोलते हैं। टेंस तो इंडेफिनिट है, टेंस इंडेफिनिट, टाइम क्या है? प्रेजेंट है। टेंस अलग चीज है, टाइम अलग चीज है। टेंस अलग चीज है, टाइम अलग चीज है, बार बार सेपरेट करिएगा। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म का मतलब टेंस है इंडेफिनिट, और इंडेफिनिट कब का? प्रेजेंट का। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अगेन टेंस होगा इंडेफिनिट, लेकिन इस बार टाइम कब का होगा? पास्ट का। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस होगा? कोई टेंस नहीं होगा, नो टेंस, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। सब्जेक्ट के तुरंत बाद कभी थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती एज अ फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट के बाद तुरंत कोई थर्ड फॉर्म नहीं आती, ऐसा कोई टेंस होता ही नहीं है। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ सकती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म आ सकती है पास्ट इंडेफिनिट में, थर्ड फॉर्म आती ही नहीं, दिमाग से निकाल दो, ठीक। थर्ड फॉर्म को यूज करने के लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, चाहे बी की फॉर्म चाहे हैज
हैव की फॉर्म, ठीक है, वो अभी आगे बताएंगे, समझाएंगे। फिलहाल ही नोज मी में अगर आप ध्यान से देखो तो ये टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये पहचान में तो आ गया होगा। अब मैंने स्ट्रक्चर आपका रिवाइज भी करा दिया, अगर आप पहले से जानते हैं ठीक, वरना समझा दिया। तो जो लोग नए लोग हैं वो समझ जाएं। अभी हम स्ट्रक्चर्स को आगे चलकर लिखेंगे, उसके लिए चिंता बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, इंडेफिनिट टेंस में दिया है, आपके एग्जाम में एरर आती है बेटा, क्या आती है? एरर। एरर में ये पूछता है कि आप मुझे ये बता दो कि जो सेंटेंस हम लिख के आपको दे रहे हैं कि वो सेंटेंस सही है गलत। एरर में आपसे ये पूछता है कि जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है ये सेंटेंस सही है या गलत, डिसाइड करना है। सही गलत का फैसला करोगे कैसे, मैं बता रहा हूं। आप ये देखोगे कि सर देखिए जो टेंस पहले से लिख के दिया गया है, हमारे पास टोटल कितने टेंस है? 4। सुनना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। टोटल हमारे पास 4 टेंस होते हैं। 4 होते हैं तो एग्जाम में या किताब में जहां से भी क्वेश्चन लगाओगे उसमें सेंटेंस एक लिख के देगा पहले से। अच्छा, कोई सेंटेंस अगर लिखोगे तो उसी टेंस के अंदर लिखोगे कि बाहर? आप भी अंदर ही लिखोगे। इसका मतलब लिखने वाला चाहे किताब हो और चाहे एग्जामिनर हो, एग्जाम का क्वेश्चन हो, वो पहले से किसी न किसी एक टेंस में तो लिख के देगा। टेंस कितने आपके पास? 4 है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले से वो किसी न किसी एक टेंस में तो लिख के देगा। जिसमें लिख के दिया, अब आपके पास कितने बचे ऑप्शन? और 3। वो ये जानना चाहता है कि भाई साहब ये बता दो, अगर आपने एरर पढ़ रखा है तो जिस टेंस में मैं लिख के दिया हूं सेंटेंस को, क्या ये सही है? अगर सही है तो नो एरर, नो एरर, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर ये गलत है, तुम बताओ, उस सेंटेंस को सही करना पड़ेगा फिर। तो सही करने के कितने ऑप्शंस ओपन है? 3। क्योंकि एक तो वैसे गलत हो गया, जो लिखा गया है वो गलते हैं अगर, तो फिर उसको सही करने के हमारे पास 3 ही ऑप्शन है। उन 3 में कहीं ना कहीं जाके वो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन पूछ लिया अगर कि चलो ठीक है गलत तो है, बता दो सही कैसे होगा, तब प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। क्योंकि आज एग्जाम में क्या पूछता है? फाइंड आउट एरर, किस सेक्शन में एरर है वो ये बता दो। वो ये नहीं पूछ रहा है कि करेक्ट द सेंटेंस। जिस दिन एग्जामिनर आपसे ये लगेगा पूछे सीजीएल में करेक्ट द सेंटेंस, आई प्रॉमिस 99% लड़का मुंह के बल गिरेगा, क्योंकि वो नियम रखता है। वो सिर्फ एरर खोजता है, फलाना एरर है, उसको बोलो सही करो, सही नहीं कर पाएगा। क्योंकि सही करने की हर आदमी के अंदर कुवत नहीं होती है। सही करने के लिए पहले आपने पूरे सिनेरियो को ढंग से देखा सुना हो, समझा हो पूरा कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ जाके इसको हम सही कर सकते हैं, किन कंडीशन में लिख सकते हैं। जब सब बातें पता होंगी बेटा तभी आप कर पाओगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी सेंटेंस दिया गया, बोला ये सेंटेंस सही है गलत ये जानना है, तो मैंने फिर वही बात कही, पहले जानो कहाँ लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है इंडेफिनिट में। इसका मतलब हमारे पास कितने ऑप्शन और बचे? कंटिन्यूअस बचे, परफेक्ट बचे और परफेक्ट कंटिन्यूअस बचे। अगर ये जहां लिख के दिया वहीं सही हो गया तब तो नो एरर, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये जहां लिख के दिया वहां गलत हो गया तब इन 3 में जाना पड़ेगा। अब तुम बताओ, ये कह रहा है कि ही नोज मी, ये लड़का मुझे जानता है। अगर ये लड़का मुझे जानता है तो क्या आप सुनकर या पढ़कर ये बता पाओगे कब से जानता है? नहीं, नहीं बता ही नहीं पाओगे, लिखा ही नहीं बताओगे कहां से। इतना पता ही जानता है मुझे, जानने का काम शुरू कब हुआ, मतलब कब से जानता है नहीं पता। बिगिनिंग इज नॉट क्लियर। जिस दिन तक बिगिनिंग इज नॉट क्लियर, जब तक बिगिनिंग क्लियर नहीं होगी इंडेफिनिट वैलिड होता रहेगा। मतलब इंडेफिनिट लिख के दियो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही प्रूव करने का तरीका है कि इंडेफिनिट में लिख के दिया गया है और इंडेफिनिट में सही हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि बिगिनिंग क्लियर ना हो, मतलब पढ़कर पता ना लगे कि आखिर ये लड़का मुझे कब से जानता है। अच्छा, पता लग भी नहीं रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। लेकिन इसी सेंटेंस को बेटा अगर मैं ऐसे नहीं ऐसे लिखा होता, ही नोज मी सिंस 1999। देखो हमने इसमें और इसमें क्या फर्क किया, फिर से देखो, पहले पहचानो किस टेंस में दिया गया है। देखो अगेन सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम, तो टेंस कौन सा दिया है लिखकर? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अगर ये यहीं सही हो गया तब तो नो एरर, लेकिन अगर ये यहां सही नहीं हुआ तो इसको हटाकर सी, पी एंड पीसी में चेंज करना पड़ेगा। अब ये यहां सही हो जाए इसके लिए क्या जरूरी है कि बिगिनिंग क्लियर ना हो, जैसे वहां क्लियर नहीं थी, सही हो गया। और देखते हैं यहां पर, ही नोज मी, ये लड़का मुझे जानता है सिंस 1999, मतलब
ये लड़का मुझको 1999 से जानता है। अब आप बताओ क्या बिगिनिंग क्लियर हो गई कि नहीं? आखिर ये कब से जानता है? 1999 से। ये सिंस प्लस 99 जो लिखा गया है यही बता दिया कि आखिर ये लड़का जानता कब से है, 1999 से। तो बिगिनिंग क्लियर कि अनक्लियर? क्लियर हो गई। और तुमको पता है इंडेफिनिट में सही होने के लिए बिगिनिंग नॉट क्लियर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्लियर हो गई। इसका मतलब साहब ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहां बिगिनिंग क्लियर है और बिगिनिंग क्लियर वाले केस में इंडेफिनिट टेंस नहीं लगाते, लगा के दिया गया है। गलत हो गया। अब इसको सही करेंगे। सही करने का तरीका हमारे पास 3 था, क्योंकि एक तो गलत हो गया, बचे कितने? 3 ऑप्शन, सी, पी एंड पीसी। अच्छा, ये बात जो लोग मेरी बेसिक लेक्चर्स करें, इसीलिए मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे 8, 10, 15 लेक्चर लिए हैं, ताकि हर बच्चा पहले बेसिक लेक्चर करके आए तो बात को समझेगा। वहां बताया गया बेटा कि नो एक स्टेटिव वर्ब है। क्या है? नो एक स्टेटिव वर्ब है। अगर नो एक स्टेटिव वर्ब है तो स्टेटिव वर्ब की खास बात थी कि स्टेट शो करता है। स्टेट शो करता है मतलब ये डायनेमिक वर्ब नहीं, स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब जो उसमें मोशन ना हो। जिसमें मोशन ना हो मतलब वो मूव नहीं करेगी, मतलब आईएनजी फॉर्म में नहीं जाएगी। ये बातें ऑलरेडी क्लास के अंदर बहुत डिटेल में किया गया है, थोड़ा बहुत नहीं, प्रॉपर डिटेल किया गया है। तो नो स्टेटिव वर्ब है और हमको पता है कि अगर हमने नो, हमको सही करना है। सही करने का तरीका सी, पी एंड पी सी। सी में बेटा आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ता है, कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगता है, पता होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी फॉर्म लगता है, पता होगा। और हमको पता है कि नो एक ऐसी वर्ब है जो स्टेटिव है और स्टेटिव वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं जाती। इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं होगा, पीसी टेंस भी नहीं होगा, इंडेफिनिट तो पहले से ही गलत हो गया ड्यू टू टाइम, क्योंकि यहाँ टाइम बिगनिंग क्लियर हो जा रही है। बचा कौन सा फिर? परफेक्ट। अच्छा, किसके परफेक्ट में? क्योंकि मामला प्रेजेंट का दिया हुआ है, नोज लिखा हुआ है, तो हम प्रेजेंट के परफेक्ट छोड़ देंगे। और प्रेजेंट का परफेक्ट अगर आप जानते हैं, ठीक बना जानो कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगा लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन। तो नोज गलत है बेटा, हैज नोन सही है। तो सेंटेंस बन जाएगा ही हैज नोन मी सिंस 1999। समझ आया मैंने कैसे बताया बेटा? ये गलत है, ये सही है और ये सही था। सिंपल। आप परिभाषा याद रखो, पूरा टेंस आपकी मुट्ठी में रहेगा। ये मैंने आज की बेस रखा है कि टेंस को पहले आप जाने कैसे डिसाइड करते हैं। बाकी बातें तो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा ही, लेकिन आज की क्लास से मैं चाहता था पहले आप जाने समझें कि टेंस की डेफिनेशंस क्या है। टेंस क्या होता है? वर्ब की फॉर्म है। किसी वर्ब को कितने स्टेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये 4 स्टेट में, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। घर जाकर बढ़िया से चीज़ों को रिवाइज करिए, एक एक टेंस को बारीकी से पढ़िए। पढ़ने के बाद वापस एग्जाम्पल पे आइएगा, इस एग्जाम्पल से अपने आप को रिलेट करिएगा कि आखिर ये सही क्यों था और फिर ये गलत क्यों था, और गलत था तो उसको सही करने का कितने ऑप्शन थे और इन तीनों ऑप्शन में से 2 गलत क्यों हुए ड्यू टू स्टेटिव। स्टेटिव वर्ब क्या है जानने के लिए बेसिक लेक्चर में जाओ, वहां सब मिल जाएगा। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा टेंस पढ़कर। टेंस का ये एंगल शायद आपने ना देखा हो कभी, अगर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।